हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। कल 21 तारीख को साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम है। उसके लिए कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन का रिवीजन हम लेकर आए हैं, ताकि इसे आप एक बार अंत समय में देख लें और आपका एग्ज़ाम में आवे तो आप अच्छे से कर पाएँ। इससे कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में कन्फर्म रूप से आएगा ही, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देख कर एक बार अवश्य जाइएगा। क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया से एक क्वेश्चन कन्फर्म रूप से आएगा। देखिए क्या होता है संयोजन अभिक्रिया। पहले समझिए, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाला, अभिक्रिया में भाग लेने वाला। और उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है? उत्पाद या प्रतिफल, इसको कहते हैं अभिक्रिया से बनने वाला। अभिक्रिया से बनने वाला। अभी अगर पूछिए अभिकारक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब समझिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या संयोग करेगा, यानी दो अभिकारक, दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएगा, एक उत्पाद बनाएगा। तो लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2, दो अभिकारक हो गए, एक उत्पाद बनाएगा Mg, बैलेंस करेंगे तो 2 और 2 यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया, इसका उल्टा कर दीजिए, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे इस समीकरण को पलट दीजिए, MgO जब टूटेगा तो Mg+O2 बनेगा, बैलेंस कीजिएगा तो 2 2। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अधिक अभिक्रिया, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व जो रहे, कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले ले, कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले ले, स्थान ले ले, तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कहें अधिक अभिक्रियाशील, मान लीजिए हमारा तात्पर्य Mg, ZnCO3 के साथ इसका अभिक्रिया कराए, तो ये Mg अधिक अभिक्रियाशील है, तो Mg के साथ Mg जो होगा अकेले नहीं रहेगा, CO3 के साथ चल जाएगा और Zn अकेले रह जाएगा। इसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जब जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिस अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन या द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ध्यान रखिएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाएगा जो NaCl प्लस BaSO4 बनाता है। क्या हुआ? N के साथ Cl नहीं था तो Cl आ गया, Ba किसके साथ? SO4, यानी अदला बदली कर लिया। इसको क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो चार अभिक्रिया है, चारों कैसे लिखिएगा? संयोजन अभिक्रिया पूछेगा, जब वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसका समीकरण लिखना जरूरी है। वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह समीकरण लिखना जरूरी है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ इक्वेशन भी लिखना बहुत ज़्यादा इक्वेशन में जरूरी होती है। समीकरण, जिस द्वि विस्थापन अभिक्रिया पूछेगा तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछ सकता है इसका रंग भी। सफ़ेद अपक्षेप बनाता है, अपक्षेप का मतलब NaCl घुल जाएगा और नीचे गाद के रूप में बैठ जाएगा, ये अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है।
समीकरण कौन सा लिखेंगे? समीकरण से हम लिखेंगे जो द्विविस्थापन है, यानी 2SO4 प्लस BaCl2 बनेगा क्या? NaCl प्लस BaSO4। आगे बढ़िए। जस्तीकरण क्या होता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता का पतला परत चढ़ा देना जस्तीकरण कहलाता है। क्या बोले? लोहा को क्या करना है? जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इस पर जस्ता का पतला परत चढ़ा दिया जाता है। पतला परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है। तो लिखेंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का पतला परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से संयोग कराया जाता है, ऑक्सीजन से संयोग कराया जाता है, ऑक्सीजन से संयोग कराया जाता है। जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से संयोग कराया जाता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमा पड़ जाती है, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। लिख लीजिएगा। जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से संयोग कराया जाता है, खुले वायुमंडल में छोड़ा जाता है, तो एल्युमिनियम से संयोग करके एल्युमिनियम क्या करता है? अपने ऊपर ऑक्साइड के एक परत जमा लेता है, जिसे क्या कहते हैं? हम एनोडीकरण कहते हैं। साबुनीकरण ईस्टर से साबुन बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ईस्टर से साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसका समीकरण याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो अभी याद करने की कोशिश नहीं कीजिए, बड़ा समीकरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। जैसे अम्ल का मतलब HCl, क्षार का मतलब NaOH मिलेंगे, लवण NaCl और प्लस जल का मतलब H2O, इसका निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या है? लवण। अगला देखें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपकरण का एक नाम और भी है। इसको कहते हैं उपचयन, इसको कहते हैं अपचयन। आज कैसे रखिएगा? देखिए यहाँ आ है तो यहाँ आ गया, अपचयन में, अपकरण में आ आएगा और ऑक्सीकरण में ऊ। आ से याद कर लीजिए एगो, दूसरा जो है उपचयन वो दूसरा खो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ होता है, ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जैसे ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपकरण अभिक्रिया। पूछेगा ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हटना अपकरण। जैसे ऑक्सीजन का जुटना मतलब Mg में O2 जोड़ें तो क्या बनेगा? MgO। ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। लेकिन मान लीजिए MgO है, Mg प्लस O2 हो गया, इससे ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया दोनों, तो इसे क्या कहेंगे? अपकरण कहेंगे। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब सीधा भाषा थी, अगर सरल भाषा में बात करें तो इसे जंग बोलते हैं। जब कोई धातु क्या बोले? जब कोई धातु कौन सी अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन या जल से अभिक्रिया करता है तो उसके मजबूती में कमी आती है। मजबूती में क्या होती है? मजबूती में कमी आती है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या बोले? जब कोई धातु ऑक्सीजन या जल से अभिक्रिया करता है तो उसके मजबूती में कमी आती है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने का उपाय भी है। संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है? रोकने का उपाय जो है, संक्षारण को रोकने का उपाय पेंट लगाकर, दूसरा ग्रीस या तेल लगाकर
अतिशय जस्तीकरण द्वारा। पूछ सकता है संक्षारण को रोकने के उपाय का वर्णन करें, तो लिखेंगे संक्षारण को रोकने का निम्न उपाय है, पहला पेंट लगाकर, दूसरा गिरसी तेल लगाकर, तीसरा जस्तीकरण द्वारा। जस्तीकरण क्या होता है तो अभी बताएं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण। अब कह रहा है विकृत गंधता। विकृत गंधता मतलब जब क्या है जब कहें तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विकृत गंधता कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब तेल या वसायुक्त भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, समझिए। किसी भी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत अधिक गर्म करके उसको ऑक्साइड के रूप में उसका ऑक्साइड बना देना, उसका क्या बना देना, ऑक्साइड बना देना, उसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या बोले परिभाषा, जब किसी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत अधिक गर्म करके, ये क्या है, गर्म है, बहुत अधिक गर्म करके उसका ऑक्साइड बनाने की विधि क्या कहता है, भर्जन कहलाता है। निस्तापन क्या होता है, बस यही है, लेकिन इसमें वायु की उपस्थिति है, इसमें वायु की अनुपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। जब किसी धातु को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत अधिक गर्म करके उसका ऑक्साइड बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड बनाया जाए किसी धातु का तो भर्जन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु का ऑक्साइड बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अगला देखते हैं, सहसंयोजक बंधन, वैसा बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है। वैसा बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। जितने भी कार्बन के यौगिक है उसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जैसे CH4 ऐसे बनाएंगे। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है गिनना कहा जाएगा तो कितना बंध है, 1 2 3 4, पूछ देगा कितना बंध है तो ये भी बता दीजिए। पहले परिभाषा क्या बोले, वैसा बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। खनिज किसे कहते हैं खनिज पृथ्वी के धरातल यानी धरातल के अंदर से खनन द्वारा निकाली गई लाभप्रद पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या बोले, धरातल के अंदर से निकाली गई, खनन द्वारा निकाली गई लाभप्रद पदार्थ, खनन द्वारा निकाली गई लाभप्रद पदार्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ खनिज कहलाता है। जैसे हो गया कोयला, हो गया अभ्रक, हो गया जैसे कोयला, अभ्रक आदि। अगला देखते हैं, अयस्क। जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है उसे अयस्क कहते हैं। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो क्या बोले, खनिज का मतलब धरातल के अंदर से निकाली गई लाभप्रद पदार्थ खनिज का रहता है, लेकिन खनिज में अगर धातु की मात्रा अधिक रहेगी तो उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। गैंग धातुमल या मैट्रिक्स यानी अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियों को गैंग धातुमल या मैट्रिक्स कहते हैं। किसे कहते हैं, अयस्क में पाए जाने वाले
पाए जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग धातुमल या मैट्रिक्स कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, धातु कर्म कहा जाता है। धातु कर्म कहा जाता है। कह रहा है धातु कर्म के चरण पूछतेगा कभी धातु कर्म के चरण कौन कौन से है? तो पहला क्या है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण माने अयस्क से थोड़ा अशुद्धियाँ निकालना। दूसरा, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड बनाना। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन। उसके बाद ऑक्साइड का कोक से अभिक्रिया, कोक में कार्बन, कोक से अभिक्रिया। उसके बाद अंतिम है शुद्ध धातु की प्राप्ति। शुद्ध धातु की प्राप्ति 4 विधि है। कौन कौन सा? पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड बन गया तो कोक कार्बन से अभिक्रिया कराकर ऑक्साइड को अलग करना, ऑक्साइड अलग हो गया तो शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। समाव्यपता किसे कहते हैं? समाव्यपता किसे कहते हैं? समाव्यपता जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान रहे, अणुसूत्र कैसा रहे? समान, एवं संरचना सूत्र अलग अलग रहे, संरचना सूत्र अलग रहे तो उसे क्या कहते हैं? समाव्यपता कहते हैं। जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान एवं संरचना सूत्र अलग अलग रहे तो उसे क्या कहते हैं? समाव्यपता कहते हैं। क्रियाशील मूलक क्या होता है? जैसे COOH, OH ये सब क्रियाशील मूलक है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जिसके ऊपर उस यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है। क्या बोले? 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह है, परमाणु का समूह जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है। भौतिक और रासायनिक गुण लिख सकते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्या कहलाता है? अभिक्रियाशील मूलक कहलाता है या क्रियाशील मूलक कहलाता है। कौन कौन का सक्रिय क्रियाशील मूलक है? तो क्रियाशील मूलक COOH है, इसको अम्ल का क्रियाशील मूलक कहते हैं। CHO है जिसको कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। CO है इसको कहते हैं कीटोन, कीटोन। OH है इसको कहते हैं अल्कोहल। Na2 है इसको कहते हैं अमाइन, अमाइन। ये सब क्रियाशील मूलक पूछा जाता है। देखिए घात बाध्यता क्या होता है? किसी धातु का हुआ गुण जिसके कारण से पीटकर, धातु का गुण है जिसके कारण से पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है, पतला चादर बनाया जा सकता है, आघात बाध्यता कहलाता है। क्या लिखेंगे? किसी धातु का हुआ गुण जिसके कारण से पीटकर पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है, आघात बाध्यता कहलाता है। तन्यता भी क्या है? धातु का गुण ही है। तो धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पीटकर
जिसके कारण इसे लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है, लंबे तार बनाया जा सकता है आघात बढ़ता कहेगा तो लिखेंगे धातु का वह गुण जिसके कारण से पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है, आघात बढ़ता। और तन्यता पूछेगा तो धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पीटकर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है, क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ये क्या होता है? अपरूपता। जब किसी तत्व का रासायनिक गुण जो समान रहे, रासायनिक गुण क्या रहे? समान, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो, भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं, अपरूप कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब किसी तत्व का रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग हो तो उसे अपरूप कहते हैं और इस गुण को अपरूपता कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल सिंगल बॉन्ड रहे, एकल बंध रहे। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल, दो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो इसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना पदार्थ को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दूसरा असंतृप्त, इसे दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दो या तीन बंध पाया जाता है, क्या कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब देखिए धातु अधातु में अंतर समझिए। धातु अधातु में क्या अंतर होता है? धातु धातु, पहला अंतर यह होता है, यह विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इधर क्या लिखेंगे? यह विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा, इसमें चमक होती है, इसमें क्या होती है? चमक होती है। इसमें लिखेंगे 2 नंबर में, इसमें चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। तीसरा, यह आघातवर्ध एवं तन होते हैं। आघातवर्ध और तन समझा चुके हैं, आघातवर्ध एवं तन्य होती है। ये क्या होता है? यह भंगुर होती है। 3 नंबर में लिखेंगे इधर, यह भंगुर में टूट जाती है पीटने पर, भंगुर होती है। यह ठोस अवस्था में, ज़्यादातर ठोस अवस्था में, अधिकांश ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था। यह अधिकांश गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह अधिकांश गैस अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगला देखिए, वैसे पूछेगा अम्ल क्षार में अंतर। एक बार अम्ल लिख दीजिएगा, एक बार क्या लिख दीजिएगा? क्षार लिख लीजिएगा। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। क्या देता है? OH- आयन देता है। दूसरा, यह स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद कैसा इसका होता है? खट्टा होता है। इसका तो स्वाद कैसा होता है? क्षार का कड़वा होता है। यह क्या करता है? इसका pH मान 7 से कम होता है। pH मान जो होता है 7 से कम, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह क्या करता है? अनिल एक बार आयन थे। अनिल का मतलब अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, या नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह उल्टा करता है, लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। इतना लिख दीजिएगा। अगला देखिए, फिजिक्स में आ गया प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की चीज़ चिकने सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसके 2 नियम है।
पहला क्या होता है, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। एक होता है परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया। ये क्या होता है, परावर्तित किरण। और एक क्या होता है, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं प्रवर्तन कोण। दूसरा बोलते हैं आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो पूछ सकता है प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं, लिखेंगे प्रकाश का किसी चीज में सतह से टकराकर वापस लौटने के लिए प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। इसके दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है, जाना चाहिए आगे लेकिन मुड़ गई, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोले, एक माध्यम से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है, पथ से मुड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम है। इसमें क्या होता है, एक होता है आपतित किरण, ये आ रही है, इन्हें आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या साइन I बटा साइन R। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसको ही स्नेल का नियम कहते हैं, अपवर्तनांक। कभी पूछ देगा स्नेल का नियम क्या है, तो बस लिखना है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, जिसे पदार्थ का हुआ गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, यह प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का गुण है जो क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है। अगला देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक एक फार्मूला था, R = रो L बटा A। तो रो का मतलब पदार्थ की प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति। दूसरा क्या है, ये लंबाई है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। तीसरा क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और चौथा क्या है, एक अलग से याद रखिएगा, ताप पर भी निर्भर करता है। फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज PV+SN का मिश्रण यानी सीसा और टिन का मिश्रण होता है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक होता है। और गलनांक क्या होता है, गलनांक कम होता है, जिसके कारण यह अगर अधिक धारा आ जाए तो प्रतिरोध अधिक के कारण उसे रोकने का प्रयास करता है, और अगर नहीं रोक पाता है तो कम गलनांक के कारण यह पिघल कर टूट जाता है और घर के उपकरण को बचा लेता है। तो लिखिएगा क्या, फ्यूज एक तार है जो PV+SN से बना होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। बस इतना ही। भूसंपर्क तार, किसी भी वन के सबसे ऊपर में जो त्रिशूल के निशान होता है, त्रिशूल जैसा होता है, उससे जमीन को जोड़ने वाले तार को भूसंपर्क तार कहते हैं। तो किसी भी भवन के ऊपरी भाग को भूमि से जोड़ने वाले तार को भूसंपर्क तार कहते हैं, तार को भूसंपर्क तार कहते हैं। इससे अगर कोई बिजली गिरती है तो घर का
कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसे बनाया जाता है। यह क्या होता है लघुपथन? जब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे आग भी लग जाती है, जिसे लघुपथन कहते हैं। जब धनात्मक और ऋणात्मक तार, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ऋणात्मक तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है, अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं लघुपथन कहते हैं, लगती है। इससे कभी कभी आग भी लग सकता है। दृष्टि दोष क्या होता है? यदि मनुष्य को देखने में, किसी भी वस्तु को देखने में स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही है, स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही है, तो उसे कहेंगे दृष्टि दोष है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, चौथा होता है आबिंदुकता। क्या होता है? आबिंदुकता। क्या क्या होता है? जब दूर की वस्तु ना दिखाई दे, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे स्पष्ट रूप से। जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। जब दोनों वस्तुएं, दोनों यानी निकट और दूर की वस्तु दोनों, जब निकट प्लस दूर दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जब खड़ी या पड़ी वस्तुएं ना दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? आबिंदुकता कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा निकट दृष्टि दोष तो बोलिएगा दूर की वस्तु का ना दिखाई देना, दूर दृष्टि निकट का वस्तु का नहीं दिखाई देना, जरा दृष्टि दोनों ना निकट का दिखाई देना ना दूर का दिखाई देना, आबिंदुकता खड़ी या पड़ी ऐसे या वैसे वाला नहीं दिखाई देना, इसे क्या कहते हैं? आबिंदुक। अच्छा, इससे इसको ठीक करने के लिए, निकट को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, इसको दूर के लिए उत्तल लेंस। बड़ा नाम बड़ा काम, निकट बड़ा है दूर छोटा है तो अवतल बड़ा है ये छोटा है। इसके लिए बाईफोकल और इसके लिए आबिंदुकता के लिए बेलनाकार। याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग पूछ रहा है तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है: सौर कुकर के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, क्या होता है? घड़ी साज के रूप में, घड़ी साज का मतलब घड़ी बनाने वाला, घड़ी साज के रूप में, आँख नाक एवं दांत के डॉक्टरों द्वारा, आँख कान नाक के डॉक्टरों द्वारा, सर्च लाइट में सब इसका प्रयोग ही होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ रहा है तो एटीएम, बैंक या स्कूल में, एटीएम बैंक या स्कूल में। दूसरा स्ट्रीट लाइट में, मैंने सड़क पर जो लाइट रहता है स्ट्रीट लाइट में। तीसरा गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। अगला देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्रकार है। सरल सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस से बनता है। देखिए कैसे कैसे बनेगा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो पहला प्रतिबिंब बनने के लिए किरण समानांतर जाती है, उसके बाद फोकस से गुजरती है। दूसरा कहाँ जाती है? दूसरा जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी तो फैलती हुई नज़र आती है, फैलती हुई नज़र इस प्रकार फैलती हुई नज़र आती है। तो इसको आगे बढ़ाने पर ही मिलेगा, आगे बढ़ाने पर ही प्रतिबिंब बनेगा। इसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ ऐसे प्रतिबिंब बनता है। ये क्या था?
ये हमारा वस्तु था, ये हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बना, बड़ा प्रतिबिंब बना, इसलिए सूक्ष्मदर्शी से बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण नहीं, लेंस है, उत्तल लेंस है। अब पूरा फिगर को क्या करेंगे, कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का फिगर बनाना कहेगा, नामांकित नाम लिखेगा, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑरेस्टेड का नियम, ऑरेस्टेड का नियम क्या था, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या लिखेंगे, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे ऑरेस्टेड का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या था, नियत ताप पर निश्चित ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्या बोले, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती। इसको हटाने के लिए आई बराबर वी वाई क्या करते हैं, आर क्या है, एक नियतांक है, जैसे कौन सी कहा जाते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी को गुना करते हैं तिरछा तब वी बराबर क्या आता है, फार्मूला आई आर आता है। आगे बढ़ते हैं। पहले टूल क्या लिखना है, नियत ताप पर जैसे चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। जैव विवर्धन क्या होता है, जैव विवर्धन होता है जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि। जैसे हम मान लीजिए कुछ खाएं, चावल खाएं, तो उसमें खादर गया हुआ तो हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या वृद्धि होगा। तो जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि, रासायनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, जैव विवर्धन कहते हैं। आहार जाल क्या है, जब कई आहार श्रृंखला एक दूसरे को काटती है, जब कई आहार श्रृंखला एक दूसरे को काटती है तो एक जाल जैसे रचना बन जाती है। क्या बन जाती है, जाल जैसे रचना, जिसको क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं, आहार जाल। क्या लिखेंगे, जब कई आहार श्रृंखला एक दूसरे को काटती है तो जाल जैसी एक रचना बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आहार जाल। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों के योग के किसी भी स्थान के जैविक और अजैविक घटकों के योग को पारितंत्र कहते हैं। जैविक का मतलब जीवित, जैसे मान लीजिए हम ले लिए तालाब का पारितंत्र, तालाब में जीवित क्या है, मछली है, मेढक है। अजैविक उसमें क्या है, पानी है, मिट्टी है, बालू है, ये सब अजैविक। तो दोनों को जब मिला देते हैं किसी भी स्थान के जैविक और अजैविक घटकों के को क्या कहते हैं, पारितंत्र। अगला क्वेश्चन पूछता है, वन एवं वन जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो वन का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह हमें लकड़ी प्रदान करता है जलावन के लिए या फर्नीचर के लिए। लकड़ी किसके लिए, जलावन के लिए, लकड़ी किसके लिए, फर्नीचर के लिए, इसलिए जरूरी है। पर्यावरण को भी क्या करता है, संतुलित रखता है। पर्यावरण को क्या रखता है, पेड़ पौधा जो होता है पर्यावरण को भी संतुलित रखता है। वन जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, वन जीव मतलब बाघ, शेर, ये सब का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहेंगे तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पर्यावरण संतुलन के लिए ये जरूरी है। कैसे, समझ लीजिए, मान लीजिए बाघ की संख्या घट जाती है तो धीरे धीरे बाघ
की संख्या घट जाएगी तो बाघ शाकाहारी जानवर को खाता है। अगर बाघ है तो शाकाहारी जानवर की संख्या कम रहेगी। अगर बाघ नहीं रहेगी तो शाकाहारी जानवर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और शाकाहारी जानवर बढ़ेंगे तो शाकाहारी जानवर क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, तो घास को पूरा ख़त्म कर देंगे। इसलिए पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो दोनों की ज़रूरत है। लिखेंगे वन की ज़रूरत इसलिए क्योंकि यह हमें क्या ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है। लकड़ी से हम जलावन एवं फर्नीचर बनाते हैं। लेकिन वन जीवों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संतुलन में हमारी मदद करता है। मेष धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। धातुओं का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मेष धातु कहते हैं, मिश्रण। जैसे पूछेंगे पीतल किसका है, पीतल तो तांबा Cu+Zn का पीतल है, Cu+Zn। और कांसा किसका है, Cu+Zn। कांसा किसका है, Cu+Zn का। तो याद रखिएगा दोनों। उत्प्रेरक क्या होता है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना, यानी अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की गति को बढ़ाया घटा दे, अभिक्रिया की गति को बढ़ाया घटा दे तो उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को उत्प्रेरक कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई क्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को, इकाई क्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। जनरेटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, देखिए वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदल दे, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल दे, जनरेटर का होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे उसे क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। आज का क्लास इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको इस क्लास से बहुत ही फ़ायदा होगा। कल के एग्ज़ाम में आप देखकर जाइए और निश्चिंत होकर जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।